नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष ओझा आप सबके सोझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र पे। उसी कड़ी में एनआईओएस की सीरीज जो चल रही थी, उसी को दोबारा से हम शुरू करते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं टीचिंग मेथडोलॉजी का वो लेक्चर नंबर 2 बाय टीचिंग केंद्र @मनीष ओझा। एनआईओएस सीरीज हम चल रहे हैं ब्लॉक 1 502 नंबर के ब्लॉक में। ये जो डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप जानते हैं। इसमें आपको पता है कि कितने मार्क्स, 100 मार्क्स की बात है, और इसमें हमें स्कोर करना है एटलीस्ट 90 प्लस। और 90 प्लस के लिए दोस्तों आपको पता है क्या करना होगा, एनआईओएस की पूरी सीरीज कंप्लीट करनी होगी, वो भी मात्र कितने दिनों में, मात्र 31 दिन में। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं है, 16 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है और हमें नहीं पता है कि हमारा डेट किसका कब पड़ जाए। 16 को ही क्या पता इतने ही अनलकी हुए तो 16 को ही पड़ गया तो इसलिए हमें 31 डेज में ही टारगेट लेके चलना है, और हम ये कंप्लीट भी करेंगे, अचीव भी करेंगे मिलके। ओके, तो आइए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो हमने कहाँ से शुरू किया था, याद है? कहाँ से कहाँ तक ख़त्म किया था, किसी को याद है? नहीं, मुझे याद है। हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग तक यहाँ से जो है शुरू करना था, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे और थोड़ी स्पीड बढ़ा के करेंगे, फास्ट स्पीड के साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं अपना हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, आइए देखते हैं। सो you may have observed that some people learn driving or swimming or cooking easily while some others do not. Why this happen? क्यों कुछ लोग जो है ड्राइविंग सीख लेते हैं बहुत जल्दी, जबकि कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते? अपने क्वेश्चंस खुद भी इस दिमाग में सोचते चलिएगा। What could be the reasons for individuals to differ with respect to how and what they learn? किस रेस्पेक्ट में कोई भी चीज कोई रिस्पेक्ट में चलती है दोस्तों, किस रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं? तो कोई भी चीज आपने कोई चीज सीखी है, और वो क्या सीखी और कैसे सीखी ये चेंज होता है, सबका अपना अपना होता है। यहाँ पे बात आती है किस चीज की, हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं भाई, कि इंडिविजुअली कोई भी क्या सोचता है डिपेंड करता है इस पे। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मायने रखते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं टू फाइंड आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। कौन कौन से वो कारक हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं? तो लर्निंग को प्रभावित करने वाले वो कारक हैं लर्निंग एंड मैच्योरेशन। क्या होता है, आइए देखते हैं। लर्निंग एंड मैच्योरेशन, ओके। मैच्योरेशन इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. It describes changes that are relatively independent of environmental influence and are assumed to be closely related to the influence of heredity. भाई साहब, मैच्योरेशन का सीधा सीधा तात्पर्य है हेरिडिटी से। और हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी आपको याद है, हमने पढ़ा है ना, एक एनवायरनमेंट होता है, एक हेरिडिटी होता है। दो तरह के फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। ठीक है, लर्निंग को प्रभावित करने वाले दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो है दोस्त, यहाँ पे आप लिखता हूँ, हेरिडिटी, और दूसरा एनवायरनमेंट। ये दोनों फैक्टर्स प्रभावित करते हैं हमारे लर्निंग को। पहला हेरिडिटी, दूसरा एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या होती है? वंशानुगत, कोई चीज़
आपने अपने मदर से, फादर से, दादा दादी, नाना नानी, सबसे कुछ ना कुछ सीखती हैं हम। और एनवायरनमेंट है वातावरण, जो हम पढ़ाई लिखाई जो भी हम सीखते हैं, खेल कूद, ये सब बाद में सीखा जाता है। कहते हैं ना कि डेवलपमेंट वूम टू टुम्ब चलता है। वूम टू टुम्ब मतलब गर्भ से लेके कब्र तक डेवलपमेंट चलता ही रहता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? हेरिडिटी से। कैसे पॉसिबल हुआ? ये हेरिडिटी से पॉसिबल हुआ, वंशानुगत। तो वंशानुगत चीज़ें हम सीखते हैं, हेरिडिटी, जो कि हमारे माता पिता, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स के किसी भी सदस्य से हेरिडिटी पास होती है डीएनए के थ्रू। ठीक है, तो इतना डिटेल में नहीं जाना है कि डीएनए से होता है या कैसे होता है, हमें बस सीखना है, समझना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। लर्निंग ऑन अदर हैंड इज शेप्ड प्राइमरली बाय इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन विद द इमीडिएट एनवायरनमेंट। व्यक्ति के इंडिविजुअल इंटरेक्शंस क्या हैं, कहाँ से कौन क्या सीख रहा है, ये भी मायने रखता है दोस्त। ठीक है, कि हम कहाँ से कोई चीज़ सीख रहे हैं। जैसे मान लो, एग्जाम्पल तो इसमें खुद ही दिया है, तो हमें अलग से मानने की भी जरूरत नहीं है। देखो क्या दिया है। फॉर एग्जाम्पल, बिगिनिंग टू वॉक डिपेंड्स ऑन मेचुरेशन ऑफ सर्टेन मसल ग्रुप्स। मतलब कि हम जब चलना शुरू करते हैं ना, वॉकिंग, बच्चे के तौर पे, तो ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मेचुरेशन। और मेचुरेशन का सीधा तात्पर्य किससे है? हेरिडिटी से। किससे है? हेरिडिटी से। तो and on increasing control over their movements, maturational developments कैसे होगा? कंट्रोल जब सीखेंगे धीरे धीरे मूवमेंट्स पे, चलने फिरने पे बढ़ जाएगा कंट्रोल, आसानी से कर पाएंगे कंट्रोल, नियंत्रण कर पाएंगे। बट व्हाट विदाउट द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस वेरियस स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन वॉकिंग एनवायरनमेंट एंड लर्निंग। जब हम धीरे धीरे अलग अलग तरीके से, अब मान लो किसी को कैट वॉक करना है, ठीक है, रैप कैट वॉक स्टेज पे जाना है, तो वो क्या करेगा? वो सीखेगा ना, वो तो पैदा होकर के थोड़ी सीख जाएगा, उसको तो सीखना पड़ेगा। तो वो एनवायरनमेंट के बेस पे होता है। ठीक है, वन मे नॉट वॉक एट ऑल। सिमिलरली, ऑल्दो टू स्टार्ट स्पीकिंग इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैच्योरेशन। बोलना भी शुरू होता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन बोले तो वही हेरिडिटी। ठीक है, तो मैच्योरेशन भी हेरिडिटी का ही पार्ट है। मतलब कि स्पीकिंग, जब हम बोलना शुरू करते हैं, तो वो भी हेरिडिटी का ही पार्ट है। ठीक है, आप बोलते हो ना कि भाई ये इंग्लिश नहीं बोलने आता है, नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये हमारे हेरिडिटी का पार्ट रहा ही नहीं, हम नेटिव स्पीकर नहीं रहे इंग्लिश के, इसलिए ऐसा हो रहा है। वन कैन नॉट स्पीक फ्लुएंटली एंड मीनिंगफुली विदाउट प्रॉपर प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, which is essentially influenced by learning। यानी कि भले ही स्टार्टिंग जो है वो स्पीकिंग तो स्टार्ट होगी हेरिडिटी से, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि ये प्रॉपर प्रैक्टिस जो आप बता रहे हो ना, ये ही तो है फ्लुएंसी लाने के लिए। स्पीकिंग आप सीख सकते हैं हेरिडिटी से, मतलब कि भाषा आपको आ सकती है, लेकिन ये प्रॉपर प्रैक्टिस वाली जो बात है ना, वो एनवायरनमेंट है, वो है ट्रेनिंग। ठीक है, और ट्रेनिंग या एनवायरनमेंट जो है वो आपको माहौल की बात होती है, माहौल कैसा है। ठीक है, कल भी बताया था ना माहौल के बारे में। माहौल की बात जब भी आएगी तो हम बात करेंगे, माहौल से रिलेटेड जब भी बात आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि बात हो रही है एनवायरनमेंट की। किसकी? एनवायरनमेंट की बात हो रही है। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना दोस्त, समझने से मतलब रखना। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को बेहद अच्छे से समझते चलना है कि माहौल की जब बात आएगी तो एनवायरनमेंट की बात आएगी, और जब वंशानुगत बात आएगी, मतलब कि माता पिता से क्या सीखा क्या नहीं सीखा, तो बात आएगी तो हेरिडिटी की बात आएगी। किसकी? हेरिडिटी की। ठीक है, और देखिए, तो we also know that it is impossible to make a 6-month-old baby learn multiplication table until a certain level of mental maturation is reached। तो हमें अच्छे से पता होगा
कि भले ही हम सिखा तो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जो आप टाइम के साथ ही चल सकते हैं। 6 महीने के बच्चे को आप सिखाएंगे मल्टीप्लिकेशन, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक सर्टेन लेवल ऑफ मेंटल मेचुरेशन चाहिए ही चाहिए। ये मेचुरेशन जो है वही कहलाता है क्या, हेरिडिटी। कि वो सिर्फ इन्वायरमेंट से नहीं आएगा, कि माहौल दे करके आप किसी भी छोटे बच्चे को भी आप कह रहे हो कि नहीं भाई हम सिखा देंगे, कैसे सिखा दोगे यार। हम्म इसी पे तो बहस होती थी, अलग अलग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आप जानते होंगे, कि बिहेवियरिज्म वाले कहते थे कि हमको बच्चा दो, हम बिहेवियर के थ्रू सिखा देंगे उसको। हाँ, तो ऐसा सोचते थे ना। रेडीनेस टू लर्न, लर्न करने के लिए आप तैयार हो कि नहीं, रेडी, रेडी स्टडी, हाँ, एंड गो। तो ये चीज आप कर पाओगे कि नहीं, रेडी हो कि नहीं भाई, तैयार हो कि नहीं, ये भी लर्निंग का एक पार्ट है। रेडीनेस है कि नहीं आपके अंदर, ये आपकी लर्निंग का बहुत बड़ा फेज है। तो ये देखिए, वाइल ट्रांजेक्टिंग लर्निंग मटेरियल इन द क्लासरूम, you must have come across pupil to be non attentive। आप देखते होगे बट कुछ लोग जो हैं नॉन अटेंटिव रहते हैं, मतलब कि वो सक्रिय नहीं रहते हैं क्लास के दौरान। यू बिकम एनॉयड विथ हिम और हर व्हेन शी डज नॉट रेस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। कहते हैं ना कि डम्ब है क्या भाई, डम्ब है क्या, कोई बच्चे को आप बोल देते हो, ऐसे बोलना नहीं होता है कि भाई कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, नो रिस्पॉन्स। हाँ, कोई बच्चा रिस्पॉन्स ही ना करे बिल्कुल भी, कुछ भी आप बोलते जाओ, बताते जाओ, समझाते जाओ, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो फिर ऐसे में क्या होगा, वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, पहले तो ये जान लो कि यहाँ पे ऐसा होता क्यों है, कारण जानने की करो। हर चीज के पीछे ना बच्चे को दोषी मत ठहराओ, उसके रीजन को जान लोगे ना, ठीक है। हिस्ट्री जान लो तो मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी, हिस्ट्री जान लो तो मिस्ट्री सॉल्व, ठीक है। तो रीजन जानने की कोशिश करो, कारण जानने की कोशिश करो, ओके। कारण जानना शुरू करोगे तो खुद ब खुद जो है आपको समझ में आएगा कि बच्चा दोषी नहीं था, उसका माहौल वैसा बन गया था, लेकिन आप उसका माहौल वैसा बनाओ कि सीखे वो। What have you there inquired about the pupil, क्या आपने ऐसा कभी किया है, किसी ने टीचिंग किया हो तो बताया अगर कमेंट में, कि क्या उन्होंने कभी किसी शिष्य को, कभी बच्चे को इंक्वायरी की, जानने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों है भाई, कि रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है बच्चा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इसकी इंक्वायरी करनी पड़ती है, समझना पड़ता है। वेल, ड्यू टू मेनी रीजंस विच में बी साइकोफिजिकल और सोशल। साइकोफिजिकल और सोशल का क्या मतलब हुआ, मतलब कि भाई सीधी बात है कि या तो वो मनोवैज्ञानिक तौर पे या फिर शारीरिक तौर पे या सामाजिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है कुछ। अब ट्राइबल ट्राइबल फैमिली से है तो उसको जाहिर सी बात है सीखने में प्रॉब्लम आती है। वो विद द पीपल मे नॉट बी प्रिपेयर टू लर्न, उसको सीखने का कभी मौका मिला नहीं तो कैसे सीखेगा। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रेडीनेस। तो इस प्रकार से कई तरीके हैं जो रेडीनेस बताते हैं कि बच्चे लर्न करने के लिए तैयार है कि नहीं, तैयारी है कि नहीं उसकी। हम्म तैयारी लर्निंग की है या नहीं, ये जानना होता है। तो सम रिलेटिंग टू फिजिकल मैच्योरेशन, like one cannot join a race if he or she is not capable of walking। भाई जो बच्चा वॉकिंग नहीं कर सकता है आप उसको रेस में कैसे दौड़ाइएगा। हम्म अभी मेरे को एक फेमस लाइन याद आ रही है आइंस्टीन साहब की, कि आप कंपेयर ही मत करो, किसकी कंपेरिजन ही मत करो, आप एक बर्ड की कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, कंपेयर कैसे कर सकते हो फिश के साथ। बर्ड कांट कंपेयर विथ फिश एंड फिश कांट कंपेयर विथ बर्ड। अलग ही रेस में दौड़ाए जा रहे हो। हाँ, चिड़िया उड़ सकती है, हाँ, फ्लाई कर सकती है, बर्ड कैन फ्लाई एंड फिश कैन स्विम। दोनों की अपनी जर्नी है भाई, अपनी तरीके हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस लिए बताए जाते हैं, कि बच्चा, हर एक बच्चा व्यक्तिगत है, उसका एक डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को हमें क्या करना है, स्वीकार करना है, हमें रेस्पेक्ट करनी है इस चीज की, कि हर बच्चा एक जैसा नहीं है। तो हमें इस तरी इसको ना एसेट के तौर पे लेना है इंडिविजुअल डिफरेंस को, ना कि हमें इसको किसी तरीके का
गलत वे में समझना है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस दोस्तों, फिश और का आप समझ गए बर्ड के साथ स्विमिंग का रिलेशन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें समझना होगा बच्चे का, कि हर एक बच्चा जो है अलग अलग फैमिली से, अलग अलग उसका वर्किंग कल्चर है, अलग अलग चीज़ें हैं उसके साथ। हमें इस चीज़ को अच्छे से समझना होगा, ठीक है। आइए, तो सम टू बी some to the development of intellectual skills and acquisition of background information, like one cannot multiply if one does not know addition of numbers, and some to motivation। कुछ की तो मोटिवेशन की कमी होती है भाई। मोटिवेशन जी, जो मैं समझता हूँ, कई बार मोटिवेशन हमें बस नीड की ज़रूरत होती है, नीड से आती है, ज़रूरत है कि नहीं है, इससे ही मोटिवेशन मिल जाएगा। भाई इस जॉब की ज़रूरत है आपको, जो लोग बोलेंगे हाँ, तो उनके लिए मोटिवेशन इतना ही काफ़ी है। अब जो कहेंगे कि भाई उसके लिए अलग से मोटिवेशन चाहिए मुझे, जॉब तो चाहिए बट मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो मैं देखो भाई सीधी बात करता हूँ, ज़रूरत है, नीड है, मोटिवेशन होगा। नहीं नीड होगी आपको, मोटिवेशन नहीं होगा, नहीं मिलेगा उतना मोटिवेशन। तो बेइंतहा कहते हैं ना, किसी चीज़ को चाहने से, शिद्दत से, तो वो चीज़ मिल जाती है। तो सच बात है ये, शिद्दत से चाहो मिल जाएगी। DSSS को भी आप शिद्दत से चाहो, PRT के लिए मिल जाएगी, ठीक है। मैनिफेस्ट करो और मेहनत करो, सिर्फ मैनिफेस्टेशन से भी नहीं होगा। मेंटल रे तो बच्चे का क्या है, बच्चे का क्या क्या कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं सीख सकता अगर वो एडिशन नहीं जानता है। तो प्रीवियस नॉलेज भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक सी जानकारी, इंक्वायरी, ये सब कैसे समझ में आएगा आपको कि बच्चा मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहा है कि एडिशन नहीं आता उसको या कुछ ऐसा। उसके लिए आपको क्या जानना होगा, बच्चे का बैकग्राउंड। क्या जानना होगा? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैसे जानोगे, कैसे बताओ? प्रीवियस नॉलेज चेक करके, प्रीवियस नॉलेज चेक करके। और साथ में बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड से भी पता चलता है। फैमिली मतलब कि क्या, इकोनॉमिकल स्टेटस से नहीं हमें मतलब है, हमें मतलब है कि बच्चे का क्या है, मतलब हेरिडिटी का भी असर पड़ता ही पड़ता है। तो हम एनवायरनमेंट ऐसा दें कि हेरिडिटी को थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल तो नहीं कर सकते पूरी तरह से, पर असर डाल सकते हैं। तो मेंटल रेडीनेस भी बहुत ज़रूरी है ऑफ द प्यूपिल, इज एसेंशियल फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है मेंटल रेडीनेस, मेंटली रेडी होना, तैयार होना। बच्चा तैयार ही नहीं है पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ाओगे? फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए चाइल्ड टू लर्न डिफ़िकल्ट वर्ड्स। हम बच्चे से उम्मीद भी नहीं करते कि बहुत भारी भरकम शब्दों को याद करे। एंड सेंटेंसेज एट अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग, शुरुआत में नहीं सीख पाएगा बच्चा। हम इतनी उम्मीद भी ना करें, इतना एक्स्ट्रा भी उम्मीद ना करें कि बच्चा उम्मीद के तले दब जाए, दब के रह जाए। तो सिमिलरली फॉर फिजिकल एक्टिविटीज लाइक राइटिंग, डांसिंग एक्सेट्रा रिक्वायर्स फिजिकल रेडीनेस ऑफ द पीपल। तो मेंटल रेडीनेस तो हम समझ गए कि भाई साहब कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है अगर मल्टीप्लिकेशन में, तो एडिशन की प्रॉब्लम रही होगी, या ऐसे तरीके के समझ में आ जाएगा कि क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है, जैसे कि लिखने की बात आ रही है, डांसिंग की बात आ रही है, तो बच्चा फिजिकली रेडी है कि नहीं है, हाथ उसके ठीक हैं, डांस लायक वो है, उसका सब कुछ फिजिकली बॉडी, तब तो वो कर पाएगा। तो इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द pupil इज रेडी टू लर्न। इफेक्टिव तरीका तो क्या है भाई, जब बच्चा रेडी है, पूरी तरह से रेडी है बच्चा, तभी पॉसिबल है। तो हैंस टू डिटरमाइन रेडीनेस, यू नीड टू हैव सम नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट पता करना होगा उसके लिए आपको, ठीक है दोस्त। बच्चे का इमोशनल, इमोशनल समझते हो, बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी चीज़ है इमोशंस को समझना। बच्चे का इमोशन कैसा है, किस टाइम पे वो एंग्री है या लाफ कर रहा है, खुश है, हाँ, खुश है बच्चा कि दुखी है, सैड है, हाँ, बच्चा कैसा है, इमोशन समझना होगा ना उसका। इमोशन समझ के ही आप बच्चे को सिखा सकते हो, अच्छे से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करा सकते हो, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है, रेडीनेस चेक करने के लिए पॉसिबल है, ये ज़रूरी है। और रेडीनेस आता है या तो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज़ चेक करके,
या फिर मेंटल डिफ़िकल्टी चेक करके। ठीक है, इमोशंस तो चेक करना ही करना है, बच्चे का इमोशन कैसा है, इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके का है। फिर देखते हैं तो लर्निंग एनवायरनमेंट। अभी तक आपने देख लिया कि रेडीनेस है कि नहीं बच्चे में, ये चेक करना होता है। अब आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट में लर्निंग कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, फॉर एजुकेशन in school to be effective, the environment needs to be conducive to learn, allowing the pupils space and time to interact within learning and teaching process, creating and maintaining stimulating learning environments can be achieved through effective classroom organization, interactive and whole school displays and a climate of innovation. क्या समझ में आ रहा है आपको? कुछ नहीं? बिल्कुल आया है, ऐसी बात नहीं है। एजुकेशन के लिए आप जो है स्कूल में इफ़ेक्टिव तरीके से एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हो कंड्यूसिव लर्निंग के लिए। ठीक है, बच्चा खुद से कुछ सीखे, इसके लिए एक माहौल तैयार करना होता है। वो स्कूल भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ घर में ही देखना होता है। घर में ही नहीं, सिर्फ स्कूल में भी बच्चे के साथ, आप विद्यालय में गया है बच्चा किसी स्कूल में, और वहाँ पे माहौल आपको देना है। ठीक है, बच्चे का प्लेग्राउंड थोड़ा अच्छा हो, प्लेग्राउंड अच्छा हो। फिर आप देखें तो बच्चे के लिए म्यूजिक की क्लास हो, थोड़ा म्यूजिक भी सीखे बच्चा, थोड़ा बहुत बच्चे को प्लेवे मेथड से सिखाइए, खेल विधि से। प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग। लर्निंग स्कूल का कैसा है, कंड्यूसिव है कि नहीं है, यही बच्चे को सीखने में मदद करता है। एनवायरनमेंट हम यही दे सकते हैं, कंड्यूसिव हो, बच्चा सीख सके। ठीक है, फिर बात करते हैं कुछ सिचुएशंस की, जैसे कि कल भी हमने देखा था। इमेजिन करो दो क्लासरूम की सिचुएशंस हैं। ठीक है, टू क्लासरूम सिचुएशंस को इमेजिन करके देखो। सिचुएशन 2 और 3 देख चुके हैं, इसलिए सिचुएशन 3 है ये। इन वन स्कूल द क्लासरूम इज स्मॉल वेयर अराउंड 40 चिल्ड्रन are sitting without adequate space for free movement. The light and ventilation in the room is also not adequate. Not adequate का क्या मतलब है? प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन नहीं है वहाँ पे। क्लासरूम छोटा है, 40 बच्चे हैं बैठे हैं उसके अंदर। इन द एक्सट्रीम हीट एंड इन द क्राउडेड रूम द चिल्ड्रेन आर स्वेटिंग एंड मेकिंग नॉइज। अब सोचो जरा, अभी तो भले ही ठंडा का मौसम चल रहा है, लेकिन आप इमेजिन करो बहुत गर्मी चल रही हो और एकदम से जो है क्लासरूम पूरा भारी भरकम भीड़ से हो, बच्चा भीड़ से भरा हुआ है, क्राउडेड रूम है एकदम, और 40 बच्चे एक छोटे से रूम में, और सब के सब बच्चे पसीना आ रहा उनको, स्वेटिंग एंड मेकिंग नॉइज, हल्ला मचाए हुए हैं। ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस देयर इज नो ट्रेस ऑफ एनी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन द रूम। स्पेस नहीं होगा, जगह नहीं है। स्पेस, स्पेस वो उड़ने वाला नहीं है भाई। हाँ, अंतरिक्ष की बात नहीं चल रही यहाँ पे। नो अंतरिक्ष ना, नहीं तो पता चला तुम अंतरिक्ष ही समझ लो स्पेस का मतलब। स्पेस मतलब जगह से, स्पेस तो जगह नहीं है, इस वजह से वहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ट्रेस नहीं कर पाएगा कोई। द टीचर इज लिटरली साउटिंग टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लास। बच्चा इतना शोरगुल कर रहा है कि टीचर को चिल्लाना पड़ रहा है कि क्वाइट, बच्चे को शांत कराने के लिए इतना शोर मचा रहा है बच्चा। क्यों? क्योंकि स्पेस आपने छोटा दिया है। स्पेस छोटा होगा भाई, जगह ही नहीं होगी तो कहाँ से, बच्चा अगर कम भी होगा तो क्राउडेड लगेगा। 40 बच्चा बहुत नहीं है, लेकिन उसके लिए आप क्लास कैसा रखे हुए हो। छोटी सी क्लास है, 40 बच्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा छोटी सी क्लास के लिए। ठीक है, तो लिटरली साउट करना पड़ रहा है, ये सिचुएशन है टीचर के लिए। सिचुएशन 3 में तो यही दिखा। अब आते हैं सिचुएशन 4, क्या कहता है। इन अनदर स्कूल नियरली सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज engaged in various activities in a spacious clean and well ventilated classroom। देख रहे हो भाई, यही है खेल, यहीं से शुरू होता है।
कि स्पेसियस है, क्लीन है, वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम है, खिड़की दरवाजे सब सही हों, स्पेसियस है, जगह है उसके पास उस रूम में, और सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों, 40 बच्चे ही हैं इस बार भी, लेकिन रूम बड़ा है। देन द वॉल्स आर टेस्टफुली decorated with learning materials. The teaching learning materials are properly stored and are available in plenty to the children. The teacher is friendly and understanding. देखो, माहौल चेंज हुआ, माहौल चेंज, टीचर चेंज हो गया, मतलब अच्छे उसका बिहेवियर बदल गया टीचर का। माहौल अच्छा, टीचर अच्छा। माहौल खराब, स्टेज स्पेस खराब, टीचर भी खराब हो गया, चिल्लाना पड़ गया स्टेज सिचुएशन 3 में। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं हम ये किसकी बात कर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ये हेरिडिटी नहीं है भाई, ये है एनवायरनमेंट, ये है माहौल। ठीक है, कैसा है ये मैटर करता है, माहौल कैसा दे रहे हो, स्पेसियस है, क्लीन है, वेल वेंटिलेटेड है या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना, दोनों ही सिचुएशन को समझने से समझ में आता है कि टीचर का मानसिक गतिविधि बदल जाती है जैसे ही माहौल बदल जाता है ना। कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि नहीं भाई, खुद ही सोच लो। टेक अ मोमेंट to think which of the above situation is conducive to effective learning and why. खुद बताओ कौन सा सिचुएशन, कमेंट करो, सिचुएशन 3 अच्छा है या सिचुएशन 4, और क्यों, कारण क्या है, रीजन भी बताओ। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से कमेंट करके बताओ। आल्सो थिंक ऑफ योर ओन स्कूल डेज, खुद के स्कूल के दिन को भी याद कर लो भाई थोड़ा सा, हैं, अपने खुद के स्कूल दिन को याद करो और सोचो व्हाट मेमोरीज स्टैंड आउट, किस प्रकार की तुम्हारी मेमोरी बन के आती है, हाँ, व्हाट एक्टिविटीज गेव यू मोर सेटिस्फेक्शन इन दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आपको किस टाइप का जो है एक सेटिस्फेक्शन कब आपको ज़्यादा मिलता है लर्निंग में। प्रोबेबली क्या ऐसा होना चाहिए, फील्ड ट्रिप्स हो, ग्रुप एक्टिविटीज हो, ग्रुप वर्क हो, प्रोजेक्ट या लर्निंग एक्टिविटीज हो आउटसाइड द क्लासरूम and in the community and society might have given you more satisfaction. ज्यादा संतुष्टि कब मिली है दोस्त, जब आपको घूमने फिरने का मौका मिला है, हाँ, फील्ड ट्रिप्स हो रही हो आपकी, मस्त विजिट कर रहे हो कहीं जा करके, पिकनिक या जो भी, म्यूजियम जा रहे हो, सीखने को मिल रहा है, तब ऐसा लगता था कि मजा आ जाए, हाँ, ग्रुप की एक्टिविटीज हो अगर साथ में मिलके, हाँ, ग्रुप जा रहा हो पूरा कहीं, या कुछ काम ग्रुप में हो रहा हो, खेल कूद के मेथड हो रहे हो, कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, सोसाइटी इन्वॉल्व हो, तो इस केस में आप सेटिस्फेक्शन देखोगे हाई लेवल का होगा, हाई लेवल सेटिस्फेक्शन होता है इस केस में। तो आप अपने से भी कंपेयर करके समझ सकते हो, जो बच्चा है वो भी, आप भी कभी तो, दिल तो बच्चा ही है जी हम लोग भी तो कभी बच्चे ही हैं, हाँ, रहे हैं ना। तो खुद ही भी आप मेमोराइज कर सकते हो कि कंड्यूसिव इफेक्टिव लर्निंग कैसी होनी चाहिए और कब आपको वो चीज़ पसंद आती है। So in reality, conducive learning environment do not just happen. It needs to be created by considering the physical environment like the size of the classroom, color of the wall, type of flooring, ventilation, and light, as well as effective classroom management that establish the and maintain work system to for pupils. देखो भाई, बच्चे के लिए क्या है, सोचना तो हमें ही पड़ेगा, कंड्यूसिव लर्निंग देनी है तो। कंड्यूसिव लर्निंग होता नहीं है, इट इट नॉट जस्ट हैपन, ठीक है ना, इट नॉट जस्ट हैपन, इट इज क्रिएटेड, हम इसको क्रिएट करते हैं भाई। और क्रिएट करने का मतलब है रचना खुद से ना, खुद ही ब्रह्मा बन जाओ, अहम ब्रह्मास्मि इसे याद रखोगे, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब खुद ही जो है क्रिएटर बन जाओ इस केस में, तो बच्चा जो है कंड्यूसिव लर्निंग पा लेगा। फिर क्या होगा, लर्निंग में इंगेज हो जाएगा बच्चा, जैसे ही उसको कंड्यूसिव लर्निंग दोगे, ठीक है, लर्निंग में इंगेज हो जाएगा बच्चा। फिर सेफ, अट्रैक्टिव एंड कंफर्टेबल चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, दिस विल हेल्प चिल्ड्रन इंगेज इन द एक्टिविटीज यू ऑफर। कोई भी एक्टिविटी दो, बच्चा जो है सीख जाएगा, जैसे ही बच्चे को लगेगा कि ये सेफ है, अट्रैक्टिव है और कंफर्टेबल है बच्चे के लिए, चाइल्ड फ्रेंडली है, तो खुद बच्चा जो है उस इनमें इंगेज हो जाएगा, उस पढ़ाई में, उस सीख में, लर्निंग में, ठीक है।
अब जो है लर्निंग एंड मोटिवेशन की बात चल रही है, वैसे तो बात ही पूरी लर्निंग मोटिवेशन की ही चल रही है, लेकिन अब थोड़ा सा अलग से लर्निंग मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन refers to the force originated or generated to individual with which sustains directs and controls the activities of pupil till the goal is achieved. There are two types of motivation, intrinsic motivation and extrinsic motivation. तो मोटिवेशन भाई दो प्रकार का होता है। एक होता है इंट्रिंजिक। इंट्रिंजिक का मतलब है आंतरिक, यानी अंदर से आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो कि नहीं। और एक होता है एक्सट्रिंजिक। एक्सट्रिंजिक का मतलब है बाह्य, बाहर से। कहोगे कि बाहर से मोटिवेशन का क्या मतलब है? बाहर का मतलब ये नहीं है कि बाहर से यानी घर के बाहर जाके मोटिवेशन सीखना है। बाहर का सीधा मतलब है, एक्सट्रिंजिक का मतलब है आपको मोटिवेशन के लिए कोई फिजिकली कोई चीज, जैसे आप इस जॉब के लिए क्यों मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। इंट्रिंजिक तो ये हो सकता है कि आप पढ़ाना आपको अच्छा लगता हो भाई, पैशनेट हो टीचिंग के लिए, तो आप आना चाहते हैं DSSS के रूप में, टीचर के रूप में। ये हो गया आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्या पैशन आपका, जो भी टीचिंग एक पैशन हो आपका, अगर पैशन ऑफ टीचिंग, तो ये तो आ गया इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक क्या होगा भाई? हाँ, पैशन नहीं, सिर्फ पैशन से नहीं काम होता है, पैसा भी चाहिए उसके लिए। तो पैसा भी हो तब तो काम हो। तो उसके बदले में आपको ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी चाहिए होता है, जिसके लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कई बार फीका पड़ जाता है कई लोगों का, है ना। पैसा नहीं मिलता है, वो जिस काम का आप नहीं करते हो वो काम, करते हो ना, सफाई कर्मी का काम है, हमें क्यों साफ करना है, गलत बात। हमारा ही काम वो भी कर रहा है ना, तो हमें भी समझना होगा। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन समझ में आया आपको अच्छे से। फिर और एग्जाम्पल सहित इसमें दिया है, हम समझेंगे उसको। तो मोटिवेशन डेफिनेटली क्या है, एक तरीके का फोर्स है जो ओरिजिनेट करता है या जनरेट करता है इंडिविजुअल को कोई डायरेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक्टिविटीज को, ना, कि गोल जब तक अचीव ना हो जाए तब तक तो मोटिवेटेड रहो एटलीस्ट। मैं भी तो बोलता हूँ ना, 31 दिन ही मात्र आपको गोल अचीव हो जाएगा, आपको 31 दिन में हो जाएगा ना, आपका गोल अचीव हो जाएगा। क्या है गोल? NIOS सीरीज को कंप्लीट करना, ये आपका गोल है, वो अचीवेबल है, 31 दिन में हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक तरीके का मोटिवेशन ही आपके लिए, कि भाई एक लिमिटेड टाइम में आपको कंप्लीट कराया जा रहा है और आपको करना है साथ में मिलके ना। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ 31 दिन, मेरे लिए भी वही है भाई, 31 दिन ही है। मैं भी अपने को तो टारगेटेड फील करा रहा हूँ ना, मोटिवेटेड फील करा रहा हूँ ना, आपके जरिए मैं भी मोटिवेटेड हूँ। तो समझिए, ये एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों काम कर रहा है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर्स टू मोटिवेशन दैट इज ड्रिवन बाय an interest or enjoyment in the task itself and exists within the individual rather than relying on any external pressure. बाहर का कोई प्रेशर काम नहीं करता है। कब? जब मोटिवेशन अंदर से हो, इंट्रिंसिक हो, तो प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन टेकिंग pleasure in the activity rather than working towards the external reward. बाहर से किसी रिवार्ड की जरूरत नहीं है, आपको अवार्ड मिले किसी चीज का तब आप सिर्फ मोटिवेशन फील कर रहे हैं, तो फिर वो इंट्रिंसिक नहीं है भाई, वो इंट्रिंसिक बिल्कुल भी नहीं है। एक्सट्रिंसिक हो जाएगा उस केस में, रिवार्ड के चक्कर में पड़े हो तो आपको कोई बुरा बुरा बोले तब भी आप मोटिवेटेड हो उस काम के लिए, तब भी आपको मन करे, तो समझ लेना वो अंदर से आपको लिए मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक तो नहीं है। तो प्लेजर हो, आपको काम में मजा आए, एक्टिविटी करने में मजा आए, तो वो आपका एक्सटर्नल रिवार्ड की जरूरत नहीं, तो इंट्रिंसिक है। Intrinsic motivation results in high quality of learning and creativity. For example, preparing any project in science, mathematics may give pleasure to the pupil as a result of which he or she motivated to undertake similar activities on his or her own. खुद से वो एक्टिविटी करने के लिए तैयार है बच्चा, इसका मतलब वो आंतरिक रूप से
मोटिवेटेड है उस काम को करने के लिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उस बच्चे में। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की। देखो, पता तो मैंने पहले भी दिया है, फिर भी लाइन बाय लाइन थोड़ा सा पढ़ना है तो चलते हैं उसको। Extrinsic motivation refers to the performance of an activity in order to attain an outcome and comes from outside of the individual. For example, a student who does his homework only because he or she fears parental dissatisfaction for not doing it is extrinsically motivated because he or she is doing work in order to attain the separable outcome of avoiding parental dissatisfaction. Common extrinsic motivation awards are like money, grades. Parents and teachers often reward for child for successful and completion of learning task. कहने का मतलब ये है कि आप देखो ना, बच्चे को आप बोलते हो ना कि भाई 2 से 10 का टेबल याद कर लो, 2 से 10 तक, मैं आपको चॉकलेट दूंगा। आप ऐसा बोलो अगर बच्चे को, तो क्या कर रहे हो आप? मोटिवेट तो कर रहे हो आप बच्चे को, लेकिन वो अंदर से मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा है। वो क्या है, सिर्फ चॉकलेट पाने के लिए कर रहा है। इसका मतलब साफ, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बाह्य। ठीक है, बच्चा किसी डर से पेरेंट के डिससेटिस्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए कि भैया मम्मी पापा मारने ना लगें, गुस्सा ना कर जाएं, इसके लिए पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी कि बाहरी मोटिवेशन है ये। However, proper motivation accelerates learning in the child. You, as a teacher, have to know various techniques to motivate the child. You have to be careful to draw the attention of student by devising suitable mechanisms. As a टीचर आपको बहुत से तरीके पता होने चाहिए कि बच्चे को कैसे हमें मोटिवेटेड रखना है। ठीक है, कैसे आप रखोगे मोटिवेटेड, ये देखो। हाउ चिल्ड्रन लर्न, बच्चे सीखते कैसे हैं भाई? You must have seen various children coming to your school for the first time for enrolling themselves in class 1. For these children who come to school for the first time, formal learning begin with the pre-designed and prescribed curriculum. Do you think all these children have not learned anything and are going to start in learning? मतलब कि आपके यहाँ कोई बच्चा आ रहा है सीखने के लिए और पहली बार ही आया है, और आप देख पा रहे हो कि बच्चा जो है पहले से कुछ न कुछ सीख के थोड़ा तो आया ही होगा, और आप उसको सिखाना चाह रहे हो। तो आप 2 फैक्टर पे काम कर रहे हो। एक तो बच्चा की हेरिडिटी देखना चाह रहे हो कि हेरिडिटी मतलब बच्चे के पेरेंट्स की हेरिडिटी क्या रही है, और दूसरा माहौल आप खुद जो दे रहे हो, एनवायरनमेंट आप जो दे रहे हो बच्चे को, ये 2 फैक्टर काम करेंगे उसकी लर्निंग पे। शुरू से अंत तक यही 2 चीज़ें चलने वाली हैं, आपको पता है ये चीज़। एक्टिविटी क्या है, ये तो भाई ये हम लोग के लिए नहीं है वैसे, लेकिन हम लोग के लिए भी हो सकती है। क्या एक्टिविटी है जान लेते हैं थोड़ा। एक्टिविटी 1, क्योंकि भाई भाई साहब ये NIOS है, जान लो NIOS है। इसमें ना देख रहे हो, यहाँ नोट्स बनाने के लिए साइड्स में हर बार नोट्स लिखा रहता है। नोट्स मतलब यहाँ पे आप कुछ लिखो, बना ही हुआ है उसी के लिए कि आप इस पे लिखो, नोट्स तैयार करो। इसका प्रिंट आउट निकाल के भी कर सकते हो नोट्स तैयार। So prepare a list of activities a normal child aged 6 years and coming to the school for the first time usually performs. मतलब आप एक लिस्ट बनाओ, कौन कौन सी एक्टिविटी कराओगे ऐसे बच्चे को जो 6 साल का है और स्कूल आ रहा है फर्स्ट टाइम के लिए, पहली बार स्कूल आया है 6 साल का बच्चा। हाँ, मुझे कभी कभी कई बार ना गाने आ जाते हैं कभी कभी उस सिचुएशन से संबंधित। जैसे कहते हैं ना, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, तो वैसे ही हाँ, घर से आया मेरा बच्चा, बच्चे को सलाम करो। 6 साल का बच्चा है भाई, क्या क्या उसके सीख बनाई हुई है, उसकी एक्टिविटीज की लिस्ट बनाओ। ठीक है, और समझो। तो क्या करते हैं, मिस्टर विनय एक टीचर है, मिस्टर विनय टीचर लाइक यू इन प्राइमरी स्कूल
observed and interacted with a newly entrant child named Jhumpa and listed the following activity which she could perform with ease. देखो भाई, झुम्पा है या झंपा है, अब ये तो मुझे नहीं पता। हो सकता है झुम्पा भी पढ़ें उसको या झंपा भी पढ़ें। झुम्पा ही पढ़ा हूँ, झुम्पा रानिया मतलब बड़ी सयानी है, अरे बच्चा है ना, डोंट वरी। तो झुम्पा क्या क्या करती है देखो जरा। सी एक्सप्रेसेस हर फीलिंग्स इन सिंपल सेंटेंस, अपनी जो भी फीलिंग्स है उसने साधारण भाषा में बताई है। तो सिंपल रखा उसने अपनी लैंग्वेज को, सेंटेंस को। सी स्पीक्स यूजिंग प्रॉपर टेंस, वर्ब एप्रोप्रिएट टू द सब्जेक्ट। जो भी बात वो बोल रही है वो अपना प्रॉपर टेंस में है भाई। किस टेंस में बोलना है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, वो तीनों को चेक करके देख रही है, उसके अकॉर्डिंग बोल रही है। सी आंसर सिंपल क्वेश्चंस लाइक व्हाट यू हैव टेकन इन योर लंच, विच गेम डू यू लाइक, हु केम टू योर हाउस यस्टरडे। जो भी क्वेश्चंस उनको पूछे जा रहा है उसका जवाब सिंपल रख रही है, आराम से बता रही है, अच्छे से बता रही है। नहीं किया है, नहीं किया, हाँ हाँ ना, बस इतने में नहीं जवाब दे रही, पूरी क्वेश्चंस को अच्छे से जवाब दे रही है। सो सी इज क्यूरियस एंड आस्क ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस। भाई क्यूरियस बच्ची है भाई, उत्सुक बच्ची है, एक तरीके से बहुत एक्साइटेड बच्ची है, क्यूरियस है, जो भी बात पूछी जा रही है उसको सबका जवाब देने की कोशिश कर रही है। एक्साइटेड बच्ची है मेरी तरह मेरी तरह बोल करके मैं आपकी अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, बट अच्छा लगता है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। सो सी अंडरस्टैंड एंड ओबेज टीचर्स कमांड लाइक स्टैंड अप, मूव टू योर लेफ्ट, क्लोज योर आईज, कम टू द ब्लैक बोर्ड, एक्सेट्रा। टीचर के कमांड्स को भी समझना बहुत जरूरी है। बच्चा अगर नहीं समझ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो ये जो झुम्पा है वो बहुत अच्छी लड़की है भाई, जो कि वो समझ पा रही है टीचर्स के कमांड्स को, कब खड़े होना है, कब लेफ्ट मूव करना है, क्लोज योर आइज, आँख कब बंद करना है, बोर्ड के पास आना है, ब्लैक बोर्ड के पास बुलाया जा रहा है। तो सी सिंग सम सॉन्ग्स अकॉर्डिंग टू हर लाइकिंग, अपने पसंद के अनुसार वो अपना एक गाना भी गाती है। तो बताइए, झुम्पा के लिए हमने गाना बनाया, हाँ? घर से आई झुम्पा, झुम्पा को सलाम करो झुम्पा जहाँ भी होगी खुश होगी ना सुन के। मुझे नहीं लगता यार झुम्पा कोई सच में भी होगा बट हाँ, हो सकता है। तो सी प्लेज अ गेम्स विथ अदर चिल्ड्रन इन द क्लास, स्ट्रिक्टली फॉलोड द रूल्स ऑफ द गेम। ये ओबीडियंट बच्चे, कुल मिला के आज्ञाकारी बच्चे है भाई। चाहे वो गेम में खेले, चाहे वो उसको कोई टीचर बुलाए कि बोर्ड के पास आओ, क्लोज योर आईज, मूव टू योर लेफ्ट, स्टैंड अप, सब वो कर रही है। बिल्कुल आज्ञाकारी बच्ची है, ठीक है, झुम्पा, स्वीट गर्ल। नोटिस दैट द लिस्ट इज क्वाइट लॉन्ग। आप देखो लिस्ट बना के बहुत लंबा चला जा रहा है। बिकॉज एवरी नॉर्मल चाइल्ड कैन परफॉर्म सच एक्टिविटीज, बट how did Jhumpa learn to perform so many activities correctly and with ease, although there were several individuals around her in family and neighborhood? No one deliberately taught her to so many activities she is performing. तो ऐसा जरूरी नहीं है भाई, बच्चा सिर्फ और सिर्फ यही समझाने की कोशिश हो रही है कि बच्चा जो है वो सिर्फ सिखाने से नहीं सीखता, मारपीट के, बल्कि ऑब्जर्वेशन से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है, देख करके, समझ करके। झुम्पा को ऐसा ऐसा सिखाया नहीं गया कि ऐसे बोलने पे ऐसा करना है, ऐसे करना है। उसको समझ आ रहा है कि भाई आई जो क्लोज करने की बात हो रही है, मैंने आंख बंद रखो, खड़ी हो जाओ, स्टैंड अप तो खड़े होना है, बोर्ड के पास बुलाया जा रहा है, कम टू ब्लैक बोर्ड तो आ जाना है, गाना बोलना जा रहा है तो गाना है, अपना गाना जो भी पसंद है। तो clearly, school is not only place for learning, and one can acquire a wide range of experiences from the world around him or her if we know the process that help one to gather experience in natural way. We can use
those process in the classroom for making school learning more natural, meaningful, and easier to adopt and internalize. Let us understand some of the basic process of acquiring new experiences which are usually used by children and others as well for learning in various very informal way. तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल तरीके से टीचिंग नहीं होती है कि आप बुलाए स्कूल में बच्चे को और वो बच्चा सब कुछ सीख जाए। इनफॉर्मल वे में भी लर्निंग होती है, और आइए देखते हैं कैसे। इनफॉर्मल में अनौपचारिक तरीके से, कोई क्लास, कोई बोरिंग, कुछ नहीं, बच्चा अपने आप सीखते जा रहा है। कैसे, जरा देखते हैं। उस प्रोसेस का पहला नाम इमिटेशन है भाई। इमिटेशन यानी बच्चा जो है रिपीट करे आपकी बात को, इमिटेट करे। उस रिपीटिशन के लिए आपको जरूर नहीं क्लास में ही आप बोलें, बच्चा कहीं से भी सीख सकता है। मच ऑफ ह्यूमन लर्निंग इज फंक्शन ऑफ इमिटेटिंग एंड ऑब्जर्विंग द बिहेवियर एंड action of others, and these are also the main process through which children acquire new experiences and behavior. जब भी किसी चीज की एक्वायर की बात आएगी ना, एक्वायर यानी आप उसको क्या कर रहे हो भाई, ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। एक्वायर नॉलेज या जो भी चीज एक्वायर करने की बात हो रही है, ग्रहण करने की बात हो रही है, सीखने की बात आ रही है, तो बच्चा सीखने के लिए सिर्फ स्कूल में नहीं सीखता है, वो हर जगह सीख सकता है। इमिटेशन इज कॉपिंग और रिप्रोड्यूसिंग अदर्स। कॉपी करना, ना बोलते हो ना कॉपी करो मेरी, या कॉपी मत करो मेरी, बोलते हो ना कॉपी कर रहा है मेरी, या रिप्रोड्यूस करना सेम एक्शन को, एक्शंस या बिहेवियर्स को, इसे ही बोलते हैं इमिटेशन। इमिटेशन मतलब कॉपी करना भाई, कॉपी बोलते हैं ना कंप्यूटर की भाषा में कॉपी पेस्ट, तो वो भी बोल सकते हो, इमिटेशन में ये भी आता है, ठीक है। तो वन डज नॉट इमिटेट एवरी डे एवरीबडी वन कम्स अक्रॉस। क्या आप खुद सोचो, क्या हर एक व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में आता है, सबको आप इमिटेट करते हो क्या, नकल करते हो? इमिटेट करना यानी नकल करने से है, उसका कॉपी करने से है। हर किसी की कॉपी तो करते नहीं हो भाई। तो वन चूज consciously or otherwise a person for imitating some of his or her behaviors or actions that attract him or her। भाई साहब, हम उसी की नकल करते हैं जो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है हमें, आकर्षित करता है हमें। तो आज के बाद ना इंसल्ट मत फील करना अगर बच्चा आपका इमिटेशन कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, आपकी नकल उतार रहा है, यानी आपका व्यक्तित्व से बच्चा प्रभावित है ना। हाँ, वो प्रभावित है आपके व्यक्तित्व से, तभी वो आपकी नकल कर रहा है। तो समझ लो कि बच्चा सबकी नकल नहीं करता है भाई, कॉन्शियसली वो उसी की नकल करता है जो जिससे वो प्रभावित है। सो सच ए पर्सन बिकम्स ए मॉडल फॉर इमिटेशन। आप मॉडल बन जाएंगे बच्चे के लिए इमिटेट करना, उस आपका से नकल करके सीखेगा, आपकी नकल करेगा, आपकी बिहेवियर का, आपकी बातों का, अपनी चीजों का। द मॉडल कैन बी a person with whom the child or individual has direct contact, like the parents, siblings, teacher, or any other adult member with some quality to be imitated। तो आपकी क्वालिटी हो तब तो इमिटेट होगा, आपका क्वालिटी, कुछ इमिटेशन की क्वालिटी होगी आपके अंदर, तब तो इमिटेशन होगा बच्चे द्वारा। तो ऐसे बच्चा नहीं इमिटेट सबके साथ करता है, पेरेंट्स का इमिटेशन कर सकता है, सिबलिंग्स मैंने अपने भाई बहनों का, टीचर्स का, कोई और एडल्ट मेंबर है जिसकी क्वालिटी से वो भली भांति परिचित है। There are other persons with whom the child has no direct contact but can be models for imitation। ऐसे भी लोग होते हैं कभी कभी जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है बच्चे का, फिर भी वो बच्चा इमिटेट करता है, नकल करता है। जैसे कि किसी एक्टर एक्ट्रेस का नकल करना, या किसी नेता का, हाँ, लीडर का नकल करना। तो ये क्या है, एक तरीके से वो जब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है बच्चा, तब भी आपकी इमिटेशन सीख रहा है, नकल कर रहा है।
Example of such models may be great men from history and mythology like Asoka, Shivaji, Akbar, Gandhi, Nehru, Mother Teresa, Sri Ram, Sri Krishna, Mirabai, Jesus और पॉपुलर फिल्म स्टार्स, प्लेयर्स, आर्टिस्ट एक्सेट्रा। मैंने बोला ना पहले भी एग्जांपल देके कि जो भी पॉपुलर आर्टिस्ट होंगे या गॉड होंगे, गॉड की नकल कर रहे हैं बच्चे क्या, ये भी इमिटेशन है। हाँ, कोई 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 लीडर बन करके शिवाजी जी, सॉरी, अशोका, अकबर, गांधी, ये सब, नेहरू। तो किसी न किसी की बच्चा नकल करता है अगर, तो वो तभी नकल करता है जब वो अट्रैक्टेड है। सिंपल सी बात है। इमिटेशन किससे रिलेटेड है? अट्रैक्शन से। किससे रिलेटेड है? अट्रैक्शन से। बच्चा किससे अट्रैक्टेड है? बच्चा किससे आकर्षित है? यही है इमिटेशन। अट्रैक्ट होगा तब इमिटेट करेगा किसी को। तो आपने देखा एग्जाम्पल सहित, इवन द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पॉपुलर कॉमिक्स आर वेरी समटाइम्स लिमिटेड imitated by young children। बच्चा कई बार ना सुपरमैन, हाँ, बैटमैन, ये सब जो भी कैरेक्टर्स हैं उनका भी इमिटेशन करता है। तो कहीं ना कहीं कॉमिक्स की जो कैरेक्टर्स हैं उनका भी इमिटेशन करता है बच्चा। वेरी ऑफन पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड टीचर्स प्रोजेक्ट बिफोर द चाइल्ड वेल नोन persons of eminence. Such models, either real or symbolic, are called exemplary models। तो हमें क्या करना है भाई? जब हमें पता है, हमें क्या फायदा होगा इस चीज को पढ़ के कि बच्चा इमिटेट करता है और सीखता है, वो तो बच्चा खुद कर ही लेता है। हम उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं? हम उसमें ये हेल्प कर सकते हैं कि हम बच्चे के सामने ऐसे ही कैरेक्टर्स, ऐसे ही लोगों को सामने लाएं जिनसे वो बच्चा कुछ सीख सके, सीखने को मिले भाई। सीखने को मिलेगा जब हम ऐसे लीडर्स की पहचान बच्चे के सामने रखेंगे, ताकि वो इमिटेट भी करे तो कुछ अच्छा सीखे। गांधी जी के बारे में और भी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो बच्चे को वही चीज़ सिखाना है, वही चीज़ समझाना है जिससे बच्चा जो है उसके रोल मॉडल से कुछ सीख सके, सीखने को मिले उसको। So it is to note that all imitations are not learning unless the imitated actions become relatively permanent behavior of the child। तो आप देखोगे कि सीखने से फायदा तभी होगा, बच्चे को इमिटेट करने से फायदा तभी होगा जो सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं, बच्चा जो है परमानेंटली उस बिहेवियर को अपने अंदर अपना ले, परमानेंट बिहेवियर में आ जाए बच्चे के। एंड व्हेन यू ऑब्जर्व a child is imitating a positive and desirable actions, how can you strengthen the recurrence of this imitated action to be learned behavior? There are possibly three ways to strengthen imitations। मतलब इमिटेशंस को बढ़ावा देने का तीन तरीका, सीधी बात बोलूं तो ये है। तीन वो तरीके हैं। पहला, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट प्रेज और इंसेंटिव। डायरेक्ट प्रशंसा कर दो ना बच्चे की, मजा आ जाएगा बच्चे को, वो खुद करने लगेगा इमिटेशन। स्टेटमेंट्स लाइक ही इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम लाइक एन एक्सपर्ट, वाओ, शी इज सिंगिंग वेरी वेल लाइक लता मंगेशकर, और what a shot you played, it is just like the shot played by Sachin Tendulkar, encourages the child to repeat the imitations। बच्चा वो काम दोबारा करेगा अगर आप उसके लिए प्रेज करोगे, प्रशंसा करोगे भाई। हर कोई चाहता है भाई थोड़ी अपनी प्रशंसा हो ना, तो बच्चा क्यों नहीं चाहेगा। और दूसरी बात, सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेज, संतुष्टि दो। कैसे? इफ through imitation the child acquires a socially acceptable behavior or achieves a desired goal, then he or she likes to be repeated it। For example, when a child imitates her mother saying milk, she would like to repeat saying the word if in response she gets milk to drink। यानी बच्चा अगर वो जो बोल रहा है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इमिटेट कर रहा है, फिर भी उसको कुछ मिल नहीं रहा है उसके बदले रिवार्ड, तो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वो बच्चा रिपीट नहीं करेगा उस चीज़ को। आप भी ये जो पढ़ रहे हो, अगर इसमें से क्वेश्चंस ना आए तो आप करोगे?
दोबारा नहीं करोगे, पर इसमें से तो आना है आपको, NIOS से तो आना आना है, तो जी जाहिर सी बात है आपको करना पड़ेगा इसको। आप इसको नकल बोलो, इमिटेट बोलो, सीखना पड़ेगा आपको। तो दूसरी बात भी सही में समझ में आ गई, सेटिस्फेक्शन चाहिए बच्चे को भाई। पहला अप्रेजल चाहिए और दूसरा सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए। चीज़ जो कर रहा है, मिल्क बोला है दूध ला के दो उसको, मिल्क बोले भाई जा रहा है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो दूसरी बार रिपीट करेगा शब्द? नहीं करेगा। तीसरा है लास्ट तरीका, वाइकेरियस री इन्फोर्समेंट का। वाइकेरियस री इन्फोर्समेंट क्या है भाई? Sometimes a child imitates behavior by observing that others are imitating it without getting any direct incentive or any satisfying consequence. कभी कभी बच्चे को ना, आप देखो वो तो बिहेवियर को ऑब्जर्व करके इमिटेट कर रहा है, नकल तो कर रहा है, लेकिन विदाउट गेटिंग एनी डायरेक्ट इंसेंटिव, कोई डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, कोई सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल रहा है डायरेक्ट, पर फिर भी कर रहा है, तो इट रेस्ट ऑन लॉजिक दैट अदर्स आर इमिटेटिंग इट एज दे माइट बी getting some benefits satisfaction out of it. So choosing a brand of dress or cosmetic, talking in a particular style or singing an odd tune or some such vicarious imitations. एक वाइकेरियस लर्निंग होती है और ये वाइकेरियस इमिटेशन है, इमिटेशन या रेनफोर्समेंट, यानी कि बच्चा सीख तो रहा है नकल करना, इमिटेट करना किसी की, लेकिन वो चाहता है कि भाई वो इसलिए भी इमिटेट कर रहा है कि डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा है, हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा उसको, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा उसको, लेकिन उसको एक चीज़ दिख रही है, जितने लोगों ने उस काम को किया उसको बेनिफिट मिला है, तो ये सोच के वो कर रहा है इमिटेट। जैसे आप ही हो, अगर आप में से जिन लोगों ने क्वेश्चन अभी आज तक भी कभी नहीं समझा हो अगर पैटर्न क्या है DSSS का, तो वो NIOS बेस्ड होता है। अब इस चीज़ के लिए आप कहोगे कि मैं कैसे मान लूँ इसको, तो आप देखो, जाओ इंटरव्यूज़ देखो, जो लोग सिलेक्टेड हैं वो सब के सब बोलते हैं कि NIOS करना पड़ेगा दोस्त। पार्ट बी के लिए, जो भी पार्ट बी का तैयारी कर रहा है उसके लिए NIOS रामबाण है, करना पड़ेगा आपको ये। तो आप बोलोगे कि हाँ भाई डायरेक्ट अभी नहीं दिख रहा है, बट पहले जिन लोगों को बेनिफिट मिला है इस चीज़ से, तो ये नकल करने योग्य है, इसको रिपीट करने योग्य है, तो इमिटेट आप भी करोगे। मेरी बात से सहमत है? तो आप इस वाइकेरियस रेनफोर्समेंट को समझ गए, ठीक है। अब कुछ इफेक्ट हैं इमिटेशंस के, क्या है वो प्रभाव? सुपरफिशियली इमिटेशन इज merely copying the behavior of a model. A closer examination of the responses involved suggests that there are three categories of imitative behavior: the modeling effect, the inhibitory disinhibitory effect, and eliciting effect. तो आप देखो ना, इमिटेशन के तीन तरीके के मॉडल भी हैं। कौन कौन से? तीन तरीके के इफेक्ट हैं, वो है मॉडलिंग इफेक्ट, इनहिबिटरी डिसइनहिबिटरी इफेक्ट और एलिसिटिंग इफेक्ट। क्या है ये तीनों? वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहा है ना? कितने टाइम तक का हो गया ये? अभी तक तो रिकॉर्डिंग 1 घंटे तक की हो गई ना, तो इसको कंप्लीट करके आज की रिकॉर्डिंग खत्म करेंगे ना। इमिटेशन तो समझ लो, जो चीज जिसके लिए इतना टाइम दिया समझ तो गई हो, बस उसके कुछ तरीके हैं जिनको जानना जरूरी है। मॉडलिंग इफेक्ट क्या कहता है? द मॉडलिंग इफेक्ट इन्वॉल्व एक्वायरिंग न्यू बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्विंग मॉडल। कोई नया व्यवहार सीख रहा है बच्चा, कोई नया नया व्यवहार, न्यू बिहेवियर, किस चीज से? ऑब्जर्व करके, देख करके। देखा ना, देखा देखी, देखा देखी धर्म, देखा देखी पाप। तो बच्चा देखा देखी करके, ऑब्जर्व करके नया व्यवहार सीख रहा है, ठीक है। तो वो है मॉडलिंग इफेक्ट ऑफ इमिटेशन।
दूसरा, inhibitory effect is concerned with suppression of deviant behavior of model, usually as a result of seeing the model punished for engaging in the same behavior. इनहिबिटरी इफेक्ट है भाई कि बच्चे को दिख रहा है जो काम अगर कोई है उसको सप्रेस कर दो, दबा दो। क्यों? क्योंकि अगर उसने देखा है कि उस बात को करने से अगर पनिशमेंट मिली हुई है किसी को या कभी किसी को या खुद को भी, तो उसको इमिटेट नहीं कर, दोबारा नहीं करना है। और डिसइनहिबिटरी इसी का अपोजिट है कि डिसइनहिबिटरी इज द अपोजिट ऑफ इट। इट अकर्स व्हेन अ चाइल्ड ऑब्जर्व द मॉडल एंगेज इन द प्रीवियसली रन डेविएंट बिहेवियर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर इट। अब जिसके लिए प्राइज मिल रहा हो, पुरस्कार मिल रहा हो, उस काम को तो दोबारा बच्चा करेगा ना, दोबारा करना बनता है बॉस, दोबारा करेगा। और जिसके लिए भाई दंड मिल रहा हो, हैं, पनिशमेंट मिल रहा हो, उसके लिए बच्चा क्यों दोबारा रिपीट करेगा, इमिटेट करेगा? यही तो है बस, इनहिबिटरी और डिसइनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ इमिटेशन। मॉडलिंग समझ गए, डिसइनहिबिटरी और इनहिबिटरी भी समझ गए। अब तीसरा और लास्ट, मतलब इस पार्ट का देखो, द eliciting effect is related to responses of model, not to his or her behavioral characteristics per states. An illustration of eliciting effect is the mass behavior. In any sporting event, one person's clapping or booing might elicit similar behavior from others in the crowd. Sometimes many in the crowd do not know why they behaved in the way they imitated. कई बार आपको नहीं पता होता है कि आप क्यों हंस रहे हो, आप क्यों कॉपी कर रहे हो किसी को। तालियां, हाँ, तकलियां, तालियां बजाना शुरू करो, हंसना शुरू कर दिए किसी को इमिटेट करते हुए। किसी को बात पे बुरा लगा, किसी को कोई रो रहा है, आप देख के रोना। आपको नहीं पता रीजन क्या है ना, कारण नहीं पता इसमें, लेकिन आप उसको कॉपी कर रहे हो बिकॉज ग्रुप कर रहा है कॉपी। देखा देखी पाप, वही देखा देखी धर्म वाली। तो दो इलिसिटिंग इफेक्ट यही है कि आप जो है बिना रीजन जाने, विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के, बिना कारण, जिसको बोल सकते हो अकारण, बिना कारण के आप इमिटेट कर रहे हो, नकल कर रहे हो। भाई ताली मारना शुरू किया अब किसी ने, अब किस बात पे मार रहा है उसको आपको नहीं पता, आप उसको फॉलो करने लगे। तो नहीं पता होता है भाई कई बार ना, क्यों इमिटेट कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, रीजन नहीं पता होता है। तो एज ए टीचर अगर आप बच्चा को देख रहे हो ऐसा करते हुए, तो एज ए टीचर व्हाट कैन यू डू in the classroom school to use imitation for enabling young students to acquire positive and socially desirable behavior? Well, you can do the following. मतलब आप खुद जो है बच्चे में अगर पॉजिटिव लाना चाहते हैं चेंज, या सोशली डिजायरेबल बिहेवियर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा बच्चा इमिटेट चीज करे जो एक्सेप्टेड हो। उसके लिए आपको क्या करना होता है, ट्राई टू बी अ मॉडल फॉर इमिटेशन बाय योर स्टूडेंट्स। खुद ही एक मॉडल बन के तैयार हो बच्चे के सामने। Demonstrate positive aspect of your behavior to your students. Teachers positive practice like cleanliness, punctuality, truthfulness and fairness to all immense impact on the students to imitate. Nevertheless, do not expose your weakness to your students. अपनी वीकनेस को बच्चों के सामने लाओगे तो फिर बच्चा वही रिपीट करेगा। बच्चे के सामने स्पोकिंग करोगे, हाँ, बच्चे के सामने गाली गलौज की भाषा करोगे, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करोगे, तो क्या करेगा बच्चा, वो भी वही सीखेगा। तो इसीलिए बच्चे के सामने मॉडल बन के रहना है टीचर को ना, आइडियल, आइडियल कंडीशन में आदर्श है बच्चे के लिए टीचर। तो उसके सामने आपको एज ए टीचर जो है मॉडल बन के रहना है ना, तभी बच्चा अच्छी चीज़ सीखेगा। समझे? बच्चे के सामने जो करोगे वही सीखेगा भाई, सीधी बात, नो बकवास। दूसरी बात है, वाइल टीचिंग हिस्ट्री, social science, literature, and telling stories to children, always highlight the positive aspect of important characters for imitation by students. जब कोई हिस्ट्री पढ़ा है, कोई लिटरेचर पढ़ा है, कोई सोशल साइंस पढ़ा है, तो कहानियों के साथ साथ वो कहानी का जो सारांश है, समरी है, उसमें ये भी बताया कि कौन इसमें से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था जिसके लिए बच्चे को सीखना चाहिए, इमिटेट करना चाहिए। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, अरे यार आवाज ही बंद थी।
तो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी जो थी, अगर मैं कहूँ कि रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनानी है आपको जुबानी, तो बच्चे के साथ वो कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट था उसको भी आपको इमिटेट करवाने के लिए बताना पड़ेगा पॉजिटिव एस्पेक्ट. एंड व्हेन एनी स्टूडेंट इमिटेट्स पॉजिटिव बिहेवियर, ट्राई टू रिकॉग्नाइज इट एंड प्रोवाइड वर्बल प्रेज encouraging him or her to repeat. जब कोई बच्चा उसको इमिटेट कर रहा है अच्छी चीज को, आप उसकी प्रशंसा करो भाई, तालियां, हाँ, प्रशंसा करो, तब वो बच्चा दोबारा रिपीट करेगा. तो मैं भी आपकी प्रशंसा करता हूँ और आप भी मेरी प्रशंसा करो भाई, लाइक्स करके, हाँ, वीडियो को अच्छी जगह पे शेयर करके, और अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो सब्सक्राइब करके, ताकि मैं इस चीज़ को दोबारा NIOS सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहूँ ऐसे ही. साथ में मोटिवेशन ज़रूरी है भाई, आपके लिए भी और मेरे लिए भी. तो इसीलिए यहीं तक रहने देते हैं आज. लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अच्छी चीज़ लगे तो. नहीं लगेगी तो फिर आप यहाँ तक आए भी नहीं होंगे. 1-1.5 घंटे वीडियो देख के कौन ही आएगा भाई बिना अच्छी चीज़ के. तो नेक्स्ट हम लोग ऑब्जर्वेशन से शुरू करेंगे, और ये आज नहीं होगा, ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट होगा, लेक्चर नंबर 3. ओके, तो यहीं तक रहने देते हैं अब, और शुक्रिया आप सभी का. गुड नाइट, सी यू सून.